चैप्टर 32 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वो है शुक्र जनन की क्रियाविधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है और एक्सटर्नल क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में भी है तो एक्सटर्नल आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकता है। तो शुक्र जनन होता क्या है? शुक्र जनन की क्रिया जो है नरों में कहाँ होती है? वृषण के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि जनन अंग कौन सा है नरों में? वृषण ही है। ठीक है, वृषण के अंदर जो हमारी शुक्र जनन नलिका होती है उसकी जनन उपकला में कौन सी कोशिकाएं बेटा पाई जाती है? आद्य जनन कोशिका पाई जाती है। इन आद्य जनन कोशिकाओं से शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है और शुक्राणु कैसा होता है? अगुणित, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? हाफ, है ना, आधे होते हैं। 46 मनुष्य में होते हैं और 23 होते हैं शुक्राणु के अंदर। तो आद्य जनन कोशिकाओं से अगुणित शुक्राणु निर्माण की जो हमारी क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन। शुक्र मतलब शुक्राणु, जनन यानी निर्माण। तो शुक्राणु का निर्माण होना कहाँ होना? वृषण के अंदर, वृषण की आद्य जनन कोशिकाओं से। अब इसके चरण कौन कौन से हैं? तो इसके जो चरण है वो दो मेन चरणों में हम पढ़ते हैं। पहला है शुक्राणु पूर्वी निर्माण, शुक्राणु पूर्वी का क्या होना? निर्माण होना। और दूसरा होता है शुक्र कायांतरण। ठीक है, शुक्राणु पर जो है शुक्राणु पूर्वी निर्माण जो होता है वो कहाँ से होता है बेटा? आद्य जनन कोशिका से शुरू होकर कहां पर खत्म होता है? शुक्राणु पूर्वी के निर्माण पर। ठीक है, यानी आद्य जनन कोशिकाओं से शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होना, ये फर्स्ट चरण है हमारा। फिर शुक्र कायांतरण क्या है? तो शुक्राणु पूर्वी से चल शुक्राणु का निर्माण होना। यहां हम लिख देंगे अचल, यानी ये गतिशील नहीं होती और शुक्राणु क्या होता है? गतिशील। ठीक है, तो शुक्राणु कायांतरण का मतलब होता है, ये सेकंड प्रोसेस है, इसका क्या है? इसके अंदर क्या होगा कि शुक्राणु पूर्वी जो हमारा पहले स्टेज में बना है उससे क्या बन जाएगा? कंप्लीट शुक्राणु बन जाएगा। तो ये दो प्रोसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे शुक्राणु निर्माण के। पहला है शुक्राणु पूर्वी निर्माण और दूसरा है शुक्र कायांतरण। तो देखो, शुक्राणु पूर्वी निर्माण जो होता है वो 3 चरणों में पूरा होता है। पहला है गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था और तीसरा परिपक्व प्रावस्था। आ रही बात समझ में? कौन कौन सी प्रावस्था है? गुणन, वृद्धि और परिपक्व प्रावस्था। फिर शुक्र कायांतरण, इसके अंदर शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु के जो हिस्से होते हैं, अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सिर बनेगा, एक्रोसोम बनेगा, ग्रीवा निर्माण होगा, पूंछ का निर्माण होगा। तो ये सारी स्टेजेस हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे शुक्र कायांतरण में कि शुक्राणु का शीर्ष, एक्रोसोम और ग्रीवा और जो उसकी पूंछ होती है वो बनती कैसे है इस शुक्राणु पूर्वी से। आगे बात समझ में? तो ये सारे जो चरण होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें? शुक्राणु के निर्माण में या शुक्र जनन के अंदर। तो अभी जो हम पहले पढ़ेंगे वो है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, शुक्राणु निर्माण या शुक्र जनन जो होता है उसका पहला प्रोसेस हम लोग देखेंगे, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण यानी पहला चरण। ठीक है, 2 चरणों में पूरा होता है, शुक्र कायांतरण और शुक्राणु पूर्वी निर्माण। तो शुक्राणु पूर्वी निर्माण चूंकि पहला है तो हम पहले देखेंगे। ये 3 अवस्थाओं में पहले कंप्लीट होता है। पहला है गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था और तीसरा है परिपक्व प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में क्या होता है? देखो, सबसे पहले शुक्र जनन नलिका होती है, उसकी जो अंदर लेयर होती है जिसका नाम होता है क्या? जनन उपकला। तो जनन उपकला जो होती है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनसे विकास होता है किसका? उसमें कोशिकाएं पाई जाती है कौन सी बेटा? आद्य जनन कोशिका। जनन उपकला में कौन सी कोशिकाएं है? आद्य जनन कोशिका। अब ये आद्य जनन कोशिका जो है वो क्या करती है? जब भी यौवनारंभ आता है, यौवनारंभ मतलब लड़का जब 13 साल 12 साल का हो जाता है, उसकी दाढ़ी मूंछ आना शुरू होती है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण शुरू हो जाता है। तो यौवनारंभ के समय ये आद्य जनन कोशिका जो होती है वो समसूत्री विभाजन करती है और उससे नई कोशिकाएं बनती है जिसको शुक्राणु जन कोशिका कहा जाता है। ये आद्य जनन कोशिका है या आदि जनन कोशिका कहा जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? द्विगुणित होते हैं, डबल होते हैं, यानी 46 होते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है तो इससे जो कोशिकाएं बन रही है वो कौन सी है? शुक्राणु जन कोशिका।
और उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं 46। गुणन, गुणन यानी मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो रहा है तो सिर्फ कोशिकाओं के क्या बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं। तो आद्य जनन कोशिका से शुक्राणु जन कोशिका जो है जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। देखो यहाँ पर आद्य जनन कोशिका है, उसमें कौन से विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन। तो बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं, उससे शुक्राणु जन कोशिका जो होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हमारी पहली अवस्था कंप्लीट हुई जिसे हम गुणन प्रावस्था कह रहे हैं। क्या हो रहा है, आदि या आदि शुक्राणु जनन कोशिका से शुक्राणु जन कोशिका का निर्माण होना, किसकी वजह से, समसूत्री विभाजन की वजह से। ये हमारी गुणन प्रावस्था कहलाती है। गुणन में ध्यान रखना हमेशा, जब भी गुणन आता है मतलब अगर विभाजन हो रहा है तो समसूत्री विभाजन होगा। उसके बाद आती है वृद्धि अवस्था। वृद्धि मतलब खाना पीना और मोटा हो जाना। तो ये शुक्राणु जन जो कोशिका बनी है यहाँ पर, ये क्या करती है, पोषण प्राप्त करती है और अपना आकार क्या करती है, बढ़ा लेती है। और अब ये क्या कहलाती है, प्राथमिक शुक्र कोशिका कहलाती है या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है इसे। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 46 थे, कोई विभाजन नहीं हो रहा तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रहेंगे, यानी 2n 2n अवस्था रहेगी। आगे बात समझ में। तो शुक्राणु जन कोशिका जो है वो पोषण लेती है, मोटी हो जाती है पोषण प्राप्त करके, और क्या कहलाती है, प्राथमिक शुक्र कोशिका कहलाती है। ये हमारी वृद्धि प्रावस्था है। तो देखो शुक्राणु जन कोशिका है वो किसमें चेंज हो रही है, वृद्धि करके प्राथमिक शुक्र कोशिका के अंदर चेंज हो रही है। आगे बात समझ में। अब आता है परिपक्व प्रावस्था। परिपक्व अवस्था में ध्यान रखना अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। देखो पहले में समसूत्री हुआ था, सेकंड में कोई विभाजन नहीं हुआ था, सिर्फ खाया पिया मोटी हुई। तीसरा है परिपक्व प्रावस्था। परिपक्व प्रावस्था में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय के अंदर पूरा होता है। आगे बात समझ में। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अर्धसूत्री प्रथम के दौरान हाफ हो जाते हैं, हम लोगों ने 11th में पढ़ा है ना। तो परिपक्व प्रावस्था में देखो यहाँ पर क्या बन गया था, प्राथमिक शुक्र कोशिका। तो प्राथमिक शुक्र कोशिका जो है वो खाई और पी मोटी क्यों हुई बेटा, क्योंकि अब उसको क्या करना है, अर्धसूत्री विभाजन करना है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर प्राथमिक शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था कंप्लीट होगी, अर्धसूत्री प्रथम। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे यानी द्विगुणित अवस्था थी, वो यहाँ पर n अवस्था हो जाएगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो द्वितीय और जो नई कोशिका बनेगी उसे कहेंगे हम द्वितीय शुक्र कोशिका। आद्य शुक्राणु जनन कोशिका समसूत्री विभाजन होकर क्या कहलाई, शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका से किसका निर्माण हुआ, प्राथमिक शुक्र कोशिका। और प्राथमिक शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री प्रथम जब होता है तो द्वितीय शुक्र कोशिका बनती है। और अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री द्वितीय होगा तो शुक्राणु पूर्वी बन जाएगा। तो ये यहाँ तक आपके शुक्राणु पूर्वी को स्पर्मेटिड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके यहाँ पर कौन सी कंप्लीट होती है बेटा, अवस्था हमारी जो पहली अवस्था है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण कंप्लीट होता है। अब ये जो शुक्राणु पूर्वी है उसके अंदर चेंजेस होते हैं और शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है शुक्र कायांतरण। आ रही बात समझ में। तो शुक्र कायांतरण के द्वारा कंप्लीट शुक्राणु क्या होगा, बनेगा। तो अब हम लोग जो स्टेजेस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुक्र कायांतरण। देखो शुक्र कायांतरण जो है बेटा उसकी डेफिनेशन होती है कि शुक्राणु पूर्वी से किसका निर्माण होना, शुक्राणु का निर्माण होना क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण कहलाता है। इसका अगर हम इसके चरण देखते हैं तो पहले शुक्राणु का शीर्ष का निर्माण जो है पहला चरण है, जिसमें एक्रोसोम का निर्माण होता है। दूसरा है भाग होता है ग्रीवा का निर्माण होता है, क्योंकि दूसरा भाग शीर्ष के बाद क्या आता है, ग्रीवा। और ग्रीवा का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तारकाय। तो शुक्राणु पूर्वी के तारकाय में क्या होता है, परिवर्तन से इसका निर्माण होता है। फिर तीसरा हिस्सा होता है इसका मध्य भाग या मध्य खंड कहते हैं। तो इसके निर्माण के लिए शुक्राणु पूर्वी के माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में परिवर्तन आता है। और चौथा चरण होता है पूंछ का निर्माण होना। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं वन बाय वन। तो पहले हम देखेंगे कि शुक्राणु के जो शीर्ष होता है उस भाग का निर्माण कैसे होता है।
देखो, सबसे पहले है हमारे शुक्राणु के शीर्ष का निर्माण। शुक्राणु के शीर्ष में बेटा दो चीजें पाई जाती है, एक तो केंद्रक पाया जाता है और शुक्राणु में शीर्ष में दूसरा भाग क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। तो पहला क्या बनेगा, शुक्राणु पूर्वी जो अभी बनी थी है ना, ऐसी कोशिका बनी थी जिसमें नंबर ऑफ फ्रॉम हाफ थे, तो कोशिका है, तो कोशिका के पास केंद्रक होगा कि नहीं होगा, तो इसी के केंद्रक से, शुक्राणु पूर्वी के केंद्रक से क्या होता है, शुक्राणु के केंद्रक का क्या होगा, निर्माण होगा। किसके केंद्रक से, शुक्राणु पूर्वी के केंद्रक से। ठीक है, और दूसरा है कि शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, तो यहाँ पर जो है गोल्जिकाय पाया जाएगा। तो गोल्जिकाय जो होता है, गोल्जिकाय से शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये दो चीजें होती है शीर्ष में शुक्राणु के, और इनसे शुक्राणु पूर्वी का जो केंद्रक होता है वो शुक्राणु का केंद्रक बनाएगा, और शुक्राणु पूर्वी का गोल्जिकाय जो है वो एक्रोसोम बनाएगा। आगे बात समझ में, तो शुक्राणु के शीर्ष का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले शुक्राणु पूर्वी का ये जो केंद्रक आपको दिख रहा है ना, कोशिका के बीचों बीच ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर ऑब्वियस सी बात केंद्रक द्रव्य होता है, तो उसमें जल भी होगा। तो इस केंद्रक के द्वारा जितना भी जल होता है और जितना भी आरएनए होता है वो सब बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब यहाँ से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों, ताकि जो वेट है वो शुक्राणु का कम हो, और वेट कम होगा तभी शुक्राणु क्या कर पाएगा, गति कर पाएगा। तो आरएनए को निकाल दिया जाता है और जल को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ये केंद्रक क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और केंद्रक में सिर्फ ओनली क्या रह जाता है, डीएनए रह जाता है। सिर्फ ओनली क्या बाकी रह जाता है, डीएनए बाकी रह जाता है। अब केंद्रक आकार ले लेता है अपना, गोलाकार, लंबा, सकड़ा, जैसा भी है, और इसी के आकार पर शुक्राणु की शेप जो होती है वो क्या होती है, निर्भर करती है। तो ये इस तरह से, जैसे सपोज केंद्रक जो है वो क्या हो गया, शुक्राणु में लंबा हो गया, है ना। फिर उसके बाद आता है शुक्राणु में शीर्ष में दूसरा हिस्सा होता है, इस केंद्रक के आगे वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। तो एक्रोसोम की जो उत्पत्ति होती है बेटा वो क्या होती है, इस शुक्राणु पूर्वी के जो गोल्जिकाय होते हैं उसमें रूपांतरण के फलस्वरूप क्या होता है, किसका निर्माण होता है, शुक्राणु के एक्रोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखो, पहले शीर्ष बनेगा, शीर्ष बनने के बाद हमारे पास एक्रोसोम आएगा। तो एक्रोसोम का कैसा होता है कि गोल्जिकाय जो होते हैं, गोल्जिकाय में क्या पाई जाती है, बहुत सारी रिक्तिकाएं पाई जाती है ना। यानी गोल्जिकाय आप लोग अगर स्ट्रक्चर देखते हो कोशिका में, तो ये केंद्रक है, गोल्जिकाय में इस तरह से क्या पाई जाती है, रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो रिक्तिका, एक रिक्तिका जो है, समस्त रिक्तिकाओं में से एक रिक्तिका रूपांतरित होती है और आकार अपना क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है। ठीक है, इसके अंदर जितना भी पानी होता है वो सब क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, अगर पानी है तो। आगे बात समझ में, और इस रिक्तिका के अंदर क्या होगा, जैसे ये सपोज यहाँ पर ये केंद्रक है शुक्राणु पूर्वी का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो रिक्तिका होगी वो क्या करेगी बेटा, गोल्जिकाय जो होता है, ये केंद्रक आ गया हमारा, केंद्रक बन गया है अभी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गोल्जिकाय है इस तरह से केंद्रक के बाहर, तो इसकी एक जो रिक्तिका होती है वो बड़ी हो जाती है इस तरह से, और उसमें एक कण बनता है जिसको कहा जाता है पूर्व एक्रोसोमल कण बनता है। इस रिक्तिका में एक कण बनेगा, इस कण को क्या कहा जाएगा, पूर्व एक्रोसोमल कण कहा जाता है। ठीक है, तो रिक्तिका जो गोल्जिकाय की एक रिक्तिका ने अपना आकार बढ़ाया, और आकार बढ़ाने के बाद उसमें एक कण बना जिसे एक्रोसोमल पूर्व कण कहा जाता है। ठीक है, अब ये रिक्तिका जो है जाकर क्या करेगी, इसके अंदर कण उपस्थित है और ये जाकर इस केंद्र के शीर्ष पर आकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इससे अभी इस प्रोसेस में तो हम सिर्फ जुड़ना बताएंगे, तो ये यहाँ आकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो शीर्ष से आकर जुड़ जाती है। फिर है पूर्व एक्रोसोमल कण क्या करता है, अपना आकार बढ़ाता है। अब ये जो कण छोटा था वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, बड़ा हो गया, और अब इसको क्या कहेंगे हम, एक्रोसोमल कण कहेंगे। आगे बात समझ में, एक्रोसोमल कण कहेंगे। उसके बाद इस रिक्तिका का जितना भी द्रव्य है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर ये रिक्तिका जो है वो इस तरह से एक टोपी नुमा संरचना के साथ इस केंद्र के ऊपर फैल जाती है, और इसमें क्या पाया जाता है, एक्रोसोमल कण पाया जाता है, और ये जो है इसकी झिल्ली जो है वो एक टोपी जैसी संरचना बना लेती है। और ये जो एक्रोसोमल कण होता है उसके अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं,
एक्रोसोमल कण में जो है स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अंडाणु की भित्ति को गलाने का काम करते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हमारा क्या हुआ, शुक्राणु के शीर्ष के एक्रोसोमल कण और जो केंद्रक है उसका निर्माण। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रीवा निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट स्टेज देखो बेटा कौन सी है, ग्रीवा का निर्माण। ग्रीवा का जो निर्माण होता है, हम लोगों ने देखा कि शुक्राणु का पहला हिस्सा है शीर्ष, शीर्ष के बाद नेक्स्ट हिस्सा जो आता है वो आती है ग्रीवा, है ना। और ग्रीवा में आप लोगों ने देखा था कि क्या पाए जाते हैं, दो तारक केंद्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इन तारक केंद्रकों को जो ऐसे होता है उसको बोला जाएगा समीपस्थ, और जो ऐसे लंबवत होगा उसको बोला जाएगा दूरस्थ। तारक केंद्रक, है ना। तो तारक केंद्रक जो होते हैं वो पाए जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीवा का निर्माण किससे होगा, तारकाय से। हमने कोशिका वाला जो चैप्टर पढ़ा है 11th के अंदर, हमने देखा कि तारकाय वो संरचना है जिसमें दो तारक केंद्रक इस तरह से लगे हुए होते हैं। आगे बात समझ में? तो यही है कि जो शुक्राणु पूर्वी होता है, शुक्राणु पूर्वी का जो तारकाय होता है वो ग्रीवा का क्या करता है, निर्माण करता है। तो जैसे ही शीर्ष का एक्रोसोम बना तो इस केंद्रक के पीछे एक खांच बनती है, मतलब खाली जगह बनती है। आ रही बात समझ में? एक खाली जगह का क्या होगा, निर्माण होगा। अब इस खाली जगह का निर्माण होने के बाद जो हमारे शुक्राणु पूर्वी का ये जो तारकाय है उसका जो पहला तारक केंद्रक होता है वो जाकर यहाँ पर मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य अक्ष क्या होगा शुक्राणु का, यही होगा। तो मुख्य अक्ष के समकोण पे लगेगा। समकोण का मतलब ये मुख्य अक्ष है तो इसका समकोण क्या होगा, यही, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। तो समकोण पे जाकर लग जाता है और इसे हम समीपस्थ तारक केंद्रक कहेंगे। आगे बात समझ में? और ये निषेचन के अंदर क्या करता है, मदद करता है, विदलन की क्रिया में अभी बताया है मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने शुक्राणु की संरचना समझाई उसमें। फिर दूसरा तारक केंद्र जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर होना मतलब जैसी डायरेक्शन इसकी है वैसे इसकी डायरेक्शन है। तो दूसरा जो है वो ऐसे आकर क्या कर देता है, लग जाता है, और इसे हम क्या बोलेंगे, दुरुस्त तारक केंद्र कहेंगे। आगे ये क्या करेगा, इससे जो है वो अक्षीय तंतु जो होता है शुक्राणु का वो निकलता है, जो कि क्या करता है, एक तरीके से शुक्राणु के बोन जो है बनाने का काम करता है। मतलब इसी के चारों ओर जो है माइटोकॉन्ड्रिया लगेंगे और मध्य खंड का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इसका काम क्या है, अक्षीय तंतु, अक्षीय तंतु यानी बीच में एक धागे जैसे स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। तो अक्षीय तंतु जो होता है वो बनाने का काम इसका होता है। तो इस तरीके से इसकी ग्रीवा बनती है। अब हम लोग देखते हैं मध्य भाग का निर्माण और पूंछ का निर्माण कैसे होता है। देखो नेक्स्ट स्टेज जो है, तीसरा भाग आता है मध्य खंड। मध्य खंड आप देखते हो शुक्राणु में ग्रीवा के बाद जो हिस्सा आता है वो होता है इसका मध्य खंड। तो हम देखेंगे कि मध्य खंड जो होता है उसमें आप लोग स्ट्रक्चर देखते हो, एक तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो ऐसे सर्पिलाकार आकार में, जो मुख्य जो हमारा अक्षीय तंतु होता है ना उसके चारों ओर सर्पिलाकार वलय में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लगे रहते हैं। तो जो संरचना बनती है उसको नेबन कण कहते हैं ना। तो नेबन कर्ण जो है उसका निर्माण होता है। और साइड में कोशिका झिल्ली की कोशिका झिल्ली के पास में कोशिका द्रव्य की एक पतली परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेन चेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेन चेट। तो ये चीजें मिलकर क्या बनाती है, मध्य खंड बनाती है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इन दोनों भागों का निर्माण किससे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं किसके, शुक्राणु पूर्वी के, उससे क्या बनेगा, नेबन कण बनेगा। और जो शुक्राणु पूर्वी का कोशिका द्रव्य है उसके अंदर चेंजेस आएंगे तब जाके क्या बनेगा, हमारा मेनचेट जो लेयर होगी वो बनेगी। ठीक है, तो देखेंगे कैसे कि जो शुक्राणु पूर्वी होता है उसके जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो अक्षीय तंतु जो होता है बीच वाला उसके चारों ओर सर्पिलाकार वलय में आकर अरेंज हो जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, नेबन कण कहते हैं। फिर आती है बात कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होता है, उससे क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया मुख्य अक्ष के चारों ओर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अरेंज होकर नेबन कण बनाते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर बनती है मेनचेट। मेनचेट क्या होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है उसके पास कोशिका द्रव्य की बनी हुई पतली सी परत होती है जिसे हम बोलते हैं मेनचेट, है ना। तो मेनचेट क्या होती है, कैसे बनती है, वो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जैसे
यहाँ पर ये कोशिका है, ये शुक्राणु पूर्वी है। अब यहाँ पर एक्रोसोम का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है शुक्राणु पूर्वी में, शुक्राणु पूर्वी से ही बना है ना एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण किससे हुआ, शुक्राणु पूर्वी के गोल्जिका से। तो यहाँ आगे वाले हिस्से में जब एक्रोसोम बन रहा होता है तो इसका जितना भी यहाँ का कोशिका द्रव्य है, ठीक है, वो सारा निकल कर कहाँ आ जाता है, मध्य भाग में। आगे बात समझ में। फिर इधर जब पूंछ बन रही होती है, इस तरफ पीछे की तरफ पूंछ इधर ही बनेगी ना, तो पूंछ बन रही होती है तो इधर का भी कोशिका द्रव्य कहाँ आ जाता है, मध्य में, और इधर का भी कोशिका द्रव्य कहाँ आ जाता है, मध्य में। तो सारा कोशिका द्रव्य कहाँ इकट्ठा हो गया, मध्य में। अब ये मध्य भाग से कोशिका द्रव्य, जितना भी अतिरिक्त कोशिका द्रव्य है वो सब क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बस एक पतली सी परत यहाँ पर क्या हो जाती है, रह जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनचेट के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से मेनचेट का क्या होता है, निर्माण होता है। और लास्ट अवस्था होती है हमारी कौन सी, देखो यहाँ पर अगर सारा कोशिका द्रव्य क्या होता है बेटा, इस तरफ से इधर मध्य में आ गया, तो यहाँ का कोशिका द्रव्य निकल गया, तो क्या बचा, कोशिका झिल्ली बच गई, ये झिल्ली है ना कोशिका की, तो झिल्ली बच गई और एक्रोसोम बच गया। तो सिर्फ आगे वाले हिस्से में क्या होता है, कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता, सिर्फ झिल्ली और क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, फिर ये पतली सी परत यहाँ पर मध्य वाले हिस्से में इधर रह जाती है, निकल नहीं पाता कोशिका द्रव्य, तो ये जो लेयर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेनचेट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। फिर अक्षीय तंतु जो होता है ये आगे बढ़ता है, और यहाँ अक्षीय तंतु में इस प्रकार से अक्षीय तंतु जो होता है उससे किसका निर्माण होता है, पूंछ का क्या होगा, निर्माण होगा। अक्षीय तंतु से किसका निर्माण होता है, पूंछ का निर्माण होता है। और पूंछ के अंदर जो अक्षीय तंतु पाया जाता है उसमें सूक्ष्म नलिकाओं की कौन सी व्यवस्था होती है बेटा, 9+2 वाली व्यवस्था होती है। तो 9+2 जो है व्यवस्था होती है। और ये जो सपोज ये पूंछ है तो इसका ये बीच वाला हिस्सा तो अक्षीय तंतु है। अक्षीय तंतु के बाहर ही बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, और यहाँ पर जो है पतली सी परत होती है कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो यदि कोशिका द्रव्य उपस्थित है तो ये मुख्य खंड कहलाएगा पूंछ का। और अंतिम सिरे में सिर्फ क्या होती है, अक्ष होता है और झिल्ली होती है, तो उसको अंत्य खंड कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे शुक्राणु निर्माण का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। डायग्राम जो है अच्छे से बना के नोट्स में मैंने दिए हैं, उन्हें अच्छे से कंप्लीट करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपके क्वेश्चन आ सकता है।